जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय खुला हुआ है। कक्षा 10 में आने वाले आत्मकथ्य कविता पर चर्चा आज की क्लास में होगी। जैसा कि आपकी किताब में हमेशा किसी भी कहानी या कविता के शुरुआत से पहले उस कविता के कवि या लेखक का जीवन परिचय दिया रहता है, उससे आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाते वक्त ये कहती हूँ कि यदि किताब में कोई जानकारी दी हुई है तो उससे प्रश्न बनेंगे ही, और सीधे सीधे प्रश्न न भी बने तो आप यदि कविता की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें आप लेखक के विषय में भी बताते हुए यदि कविता की व्याख्या करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही होता है। तो बहुत रटना नहीं भी है, कम से कम जान के रखिए उन कवि के विषय में, लेखक के विषय में, ठीक है। तो आज की जो कविता है हमारी आत्मकथ्य, इसमें बहुत लोगों को समस्याएं आ रही थी, तो ठीक है, चलिए आज उसी पे बात करते हैं। कविता शुरू करें इससे पहले हमें जयशंकर प्रसाद को थोड़ा जानना होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। ध्यान दीजिएगा, उनके जीवन में स्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए वे आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। तो जन्म और मृत्यु तो आप लोग याद कर ही लेंगे। इसके अलावा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। आप बहुत सारी उनकी रचनाओं को न भी याद रखें तो आप ये ज़रूर याद रखें कि उनकी जो सबसे बहुप्रचलित जो रचना रही है वो कामायनी रही है, और उस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये याद कर लीजिएगा। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। वहीं कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास है। अलग अलग विधाओं में इन्होंने रचना की थी और इन्हीं विधाओं की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इससे कॉलम बना के भी याद कर सकते हैं कि इन्होंने कविता में ये कविता लिखी, कहानियों में ये कहानियाँ, और उपन्यास में ये इनके उपन्यास, और इस तरीके से नाटक का एक अलग कॉलम बना ले। इससे आपको याद रखने में सुविधा होगी। बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाना है, बस एक आध बार आप इसको कायदे से देख लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं कि इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी रचनाओं की विशेषता है कि उनकी रचनाओं में साहित्य भी दिखाई पड़ता है और दर्शन भी दिखाई पड़ता है। इतिहास, माफ़ कीजिएगा, इतिहास भी दिखाई पड़ता है और दर्शन भी दिखाई पड़ता है। इसके ठीक ऊपर जहाँ पे मैं रुकी थी बताने के लिए आपको कि छायावादी कविता की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो छायावादी क्या है, आपको मैं बताऊं कि एक विशेष समय काल में एक ख़ास पैटर्न पर जब कोई कविता लिखी जाती है, या बहुत सारी कविताएं एक ही ख़ास पैटर्न पे लिखी जा रही होती है, उस टाइम पीरियड को हिंदी के साहित्य वाले इतिहास में एक नाम से जाना जाता है। जैसे इसका जो समय माना जाता है, छायावाद जिसको कहा जाता है, उसका समय 1920 से 1936 तक का समय इसके लिए बोला गया है। तो 1920 से लेकर 1936, सन 1936 तक 1936 से 1936 तक
के बीच का जो ये समय रहा है उसमें एक ही पैटर्न की कविताएं प्रायः बहुतायत मात्रा में देखी गई, जिसके कारण इसका नाम छायावाद पड़ गया। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना अभी समय नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये जो विशेष पैटर्न जिसकी बात मैं कह रही हूँ कि एक ख़ास पैटर्न में लिखी जा रही थी, जिसमें जितने भी कवि लिख रहे थे उनकी कविताओं में सेम वही टाइप, जो हम समझ सकते हैं इसको कि उसी सेम टाइप को रिपीट हो रहा था। वो टाइप क्या क्या थे? तो वो टाइप थे कि प्रत्येक कवियों की रचनाओं में, मतलब प्रत्येक नहीं, ज़्यादातर कवियों की रचनाओं में अतिशय काल्पनिकता मिलती थी। यानी कि वो जब किसी टॉपिक पे कविता लिखते थे तो उसमें कल्पना का बहुत ज़्यादा सहारा लेते थे। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण होता था। यानी कि जैसे हमने अलंकार वगैरह भी पढ़ा है, आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है अलंकार, तो अलंकार वगैरह भी पढ़ते हैं जब, तो हम क्या देखते हैं कि चीज़ों को बहुत सुंदर बनाने के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो शब्द वाले हो जाते हैं शब्दालंकार, और अर्थ के हिसाब से जब सुंदर बनता है काव्य तो वहाँ पे सौंदर्य अर्थालंकार की प्रयुक्ति होती है। तो यहाँ सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण करने से क्या आशय है? यानी कि कोई भी चीज़ यदि सुंदर है उसका बहुत बारीकी से डिटेल में उसका वर्णन करते थे। प्रकृति प्रेम की बात की जाती है छायावाद में, देश प्रेम की बात हो रही है, और शैली में लाक्षणिकता है। अब लाक्षणिकता शब्द को समझिए कि एक होता है अविधा। अविधा में बात होती है जो सीधे सीधे कह दी जाती है, जैसे तुम सुंदर हो, ये मैंने सीधे सीधे कह दिया। अब मुझे लाक्षणिकता होता है कि किसी के माध्यम से लक्षण करके, लक्ष्य करके, माफ़ कीजिएगा, लक्ष्य करके कहना कि तुम चांद की तरह सुंदर हो। तो कहने का अर्थ तो यही है कि तुम सुंदर हो, किंतु जब लाक्षणिकता आती है तो हम सीधे सीधे ना कहकर किसी को लक्ष्य बना के कहते हैं। तो तुम चांद की तरह सुंदर हो, तो यहाँ पे चांद को लक्ष्य करके हम आपकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो ये आ जाता है लाक्षणिकता। उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि छायावादी युग में जो इतनी चीज़ें हमने देखी कि कविता में अतिशय काल्पनिकता होती थी, सौंदर्य का बहुत बारीक चित्रण, सुंदर कोई भी चीज़ यदि सुंदर है तो उसका बहुत बारीकी से चित्रण करते थे। प्रकृति प्रेम, यानी कि प्रकृति को प्रतीक के माध्यम से या प्रकृति पे कविताएं लिखी जाती थी। देश प्रेम पे कविताएं लिखी जाती थी, और वो कविताओं में जो बातें कही जाती थी तो सीधे सीधे न करके लाक्षणिकता होती थी, जो कि कविताओं को और सुंदर बना देता था। तो ये सारी चीज़ें रहीं छायावाद की विशेषता है। और आपको मैं बताऊं कि छायावाद में जो कवियों को गिना जाता है, जिनको मेन पिलर कहते हैं, तो एक घर को खड़ा करने के लिए 4 पिलर चाहिए, तो 4 पिलर में से एक पिलर जयशंकर प्रसाद थे। तो आप समझ जाइए कि इनकी कविताओं में कितनी विशेषता रही होगी छायावादी प्रवृत्तियों की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इस आत्मकथ्य कविता को लिखने के पीछे कौन सी प्रेरणा रही, या कोई एक जब थॉट आता है तब हम कोई रचना करते हैं, चाहे वो कहानी का हो चाहे वो कविता का हो, जब पहले हमारे मन में विचार आता है, या उससे भी पहले कोई ऐसी चीज़ें घटती है जो कि हमारे मन में वो विचार लाती हैं, और तब वो जाके रचनाओं के माध्यम से विचार हमारे कॉपी पे या कलम से निकल के आता है, रचना के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में। ठीक है, तो आत्मकथ्य का जो बैकग्राउंड है उसके विषय में यहाँ पे दिया गया है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेमचंद, नाम सुना है आप सभी ने, प्रेमचंद कहानीकार तो थे ही, पर उन्होंने अपने समय में हंस पत्रिका का संपादन भी किया है। तो जब हंस पत्रिका निकल रही थी, हंस मैगज़ीन निकल रही थी, तो उसमें एक ऐसा कॉलम बनाया गया कि हम लोग आत्मकथा लिखेंगे। तो ऐसे में जब तय हुआ कि आत्मकथा जैसी एक कॉलम या एक सीरीज़ चलेगी, तो उसमें फिर उन संपादक मंडल में, यानी कि जो जो लोग संपादक के मित्र रहे या बाकी सारे मित्रों के साथ मिलकर ये डिसाइड हुआ कि हम अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखेंगे।
तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी से भी कहा गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन वो अपनी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने ऐसा जीवन में कुछ इतना बड़ा कर लिया है, ये उनका विचार था। हालांकि वो बहुत बड़े कवि थे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक है। तो अपने आप में उनकी जो कीर्ति है वो बहुत है, किंतु वो इतने सज्जन रहे, जिसको हम लोग डाउन टू अर्थ कहते हैं, कि वो इतने सरल स्वभाव के थे कि उनको ऐसा लगता नहीं था कि उन्होंने जीवन में कुछ विशेष किया है, इसलिए वो आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। यह कविता, अच्छा, वो सीधे सीधे मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में जो उनके भाव उमड़ के आ रहे थे मन में कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं, क्या लिखना है, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उनके मन में एक कविता के फॉर्म में आई। और वो कविता कौन सी थी? आत्मकथ्य। ठीक है, यह कविता पहली बार 1932 में, ये सब ज़रूर याद रखिएगा आप लोग जब भी इसका प्रश्न हल करें परीक्षा के दौरान, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा जब आप करते हैं अपने आंसर शीट में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो आप थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दीजिए, और थोड़ा जो और एक्स्ट्रा, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कार्ड है, विनिंग कार्ड, जो कि हम ऐसे फेंकेंगे और एकदम निकल जाएगा हमारा, तो आप ये ज़रूर डालिए वहाँ पे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके नंबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये आत्मकथा है, माफ़ कीजिएगा, आत्मकथ्य कविता है, उसके प्रकाशन वर्ष की चर्चा की गई है कि 1932 में ये हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई। छायावादी शैली, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि छायावादी की क्या क्या विशेषता होती है, तो सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण होता है, लाक्षणिक भाषा होती है, प्रकृति वर्णन होता है, इत्यादि इत्यादि। तो उस शैली में लिखी गई कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यानी कि इस कविता में जो हम देख पाएंगे वो जीवन के यथार्थ, उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई लिखी है और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। अभाव क्या होता है? जब जीवन में हमारी कोई कमी रहती है तो उसकी भी मार्मिक अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ ऐसा जो आपको पढ़ने के बाद मन को द्रवित कर जाए। ठीक है, मतलब मार्मिक अभिव्यक्ति इसे कहा जाता है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब क्या होता है? तो जब आप कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट होती है, वो इमेज ही बिंब कहलाते हैं। ऐसा आप साधारण तौर पे मान के चलिए। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। तो इतना ये रहा हमारा इस हिस्से का, जो कि कविता को पढ़ने से पहले कवि ने समझाने की चेष्टा की है। अब आइए हम सीधे कविता से जुड़ते हैं। बहुत कठिन नहीं है। इस कविता को शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें दिमाग में एकदम से क्लियर रखें कि कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, लेकिन कवि का मन नहीं था, और इस असहमति वाले माइंडसेट में, उनके विचारों में ये एक कविता कौन थी और उन्होंने इस कविता को लिख डाला। अब हम आते हैं कि इन कविताओं में इन पंक्तियों में उन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का अर्थ जो यहाँ पे दिया जाता है ये प्रतीक के रूप में है कि मधुप को कवि ने मन की संज्ञा दी है। मन, ठीक है, अरे ये ऐसा क्यों चल रहा है, हाँ ठीक है, मन की संज्ञा दी है। तो मधुप जो है ये मन का प्रतीक है, और मन जो है वो गुनगुना
मुरझाकर, मतलब कौन सी कहानी कहना चाहता है कभी समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसी कहानी जो कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि मुरझाना क्या होता है जीवन में, जब हम अपने अंत की तरफ आते हैं, मुरझाना अपने आप में एक नकारात्मकता का परिचय देता है। आप मान कर चलिए कि एक खिला हुआ पौधा है और एक मुरझाया हुआ पौधा है, तो जीवन किस में है, उत्साह किस में है, प्राण किस में है? जाहिर सी बात है खिले हुए पौधे में। तो जहाँ कवि ने कह दिया है कि मुरझा कर पत्तियाँ गिर रही है, वैसे जीवन में, यानी कि अंत की ओर बढ़ते जीवन में, ये मन रूपी जो मधुप है, भंवरा है, ये कौन सी कहानी अपनी कहना चाहेगा? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। चूँकि हमने पहले भी जाना कि कवि आत्मकथा लिखने के समर्थन में नहीं है, तो ऐसे में वो बता रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। साहित्य की बात की जाए, गंभीर अनंत नीलिमा को यदि हम प्रतीक के रूप में देखें, तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो साहित्य का एक गंभीर आकाश है, वहाँ पे असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा चुके हैं। पहले भी आत्मकथाएं पहले भी बहुत लिखी जा चुकी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब उन आत्मकथाओं के लिखने के बाद क्या हुआ? कवि को ऐसा लगता है, ये उनका मानना है कि पहले से ही साहित्य में बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी जा चुकी है और उन आत्मकथाओं को लिखने वालों ने स्वयं ही अपना व्यंग या मलिन उपहास, अपना मजाक उड़वाया है। अब आप पूछेंगे कैसे मजाक उड़वा लिया? तो देखिए, हमारे समाज की एक प्रवृत्ति है कि इस समाज के लोग पहले आपकी चीज़ें जानना चाहते हैं और हम भावुक होकर अपनी सारी बातें उन्हें बता देते हैं। जब व्यक्ति या अन्य व्यक्ति हमारे विषय में सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी जान लेते हैं, तो वो अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं और हमारी बुरी चीज़ों को पॉइंट करके उस पर मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए बार बार हमें सिखाया जाता है कि अपनी कमज़ोरियाँ किसी को मत बताना, क्योंकि लोग आपका फिर मजाक उड़ाएंगे या अवसर आने पे, मौका आने पे उसका ही फ़ायदा उठाएंगे। आपकी उसी कमज़ोरी पे वो चोट करेंगे और आपको और कमज़ोर बनाएंगे। ठीक है? तो कवि का कहना है यहाँ पे कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते अपना मलिन उपहास, यानी कि जिन लोगों ने अपना पहले ही आत्मकथा लिख लिख कर साहित्य को न्यौछावर कर दिया है, उन्होंने अपना ही उपहास उड़वाया है एक तरह से। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तभी भी वे अपने मित्रों से कह रहे हैं, जो मित्र उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, आत्मकथा लिखिए। वो उन्हीं मित्रों से ये संवाद करने की कोशिश में इन्होंने ये कविता लिखी है कि क्या तब भी चाहते हो कि मैं अपनी सारी दुर्बलताएं, अपने जीवन की सारी कमज़ोरियां तुम्हें बता दूं या अपनी आत्मकथा में लिख दूं? क्योंकि आत्मकथा लिखने का एक पैटर्न होता है, उसमें आप ईमानदारी बरतते हैं और आपने जीवन के जितने भी अनुभव होते हैं, चाहे वो माफ़ कीजिएगा, चाहे वो सुखद अनुभव हो, चाहे वो दुखद हो, वो सारे अनुभव आपको बड़ी ईमानदारी से लिखने होते हैं आत्मकथा में। इसीलिए पहले के लोग जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी है, तो उन्होंने ईमानदारी बरतते हुए जो अपनी बुराइयां उसमें भी शामिल की, उन बुराइयों को लोगों ने पढ़कर उनका मजाक उड़वाया। तो कवि का एक मानना यह भी है कि लोग क्यों अपनी आत्मकथा लिख के अपना ही मजाक उड़वाते हैं। तो जो व्यक्ति ये विचार रखता है, क्या आपको लगता है कि फिर वो अपनी आत्मकथा लिखना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है? इसलिए वो कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति।
कवि पूछ रहे हैं उनसे कि तुम ये सारी चीज़ें जानते हो कि समाज में क्या होता है, लोग अपनी चीज़ें बता देते हैं और फिर सब उनका सुनकर उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपनी सारी कमज़ोरियाँ लिख दूँ और फिर आप उन्हीं कमज़ोरियों को पढ़कर या सुनकर सुख पाओगे और आपको मज़ा आएगा देखकर कि मेरे जीवन की जो गागर है, जो गगरी है, वो खाली पड़ी है। रीति का अर्थ खाली होना भी होता है, तो इसका एक अर्थ है खाली, ठीक है। तो आपको ये मज़ा आएगा मेरे जीवन के अभावों को देखकर। अभाव की बात हमने शुरू में पढ़ी थी ना, कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी इसलिए उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो उनके जीवन में अभाव रहे हैं। तो कभी कहना चाह रहे कि क्या आप मेरे अभावों को जानकर खुश होना चाहेंगे? अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। एक लाइन छूट गई। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जब मैं अब देखिए, हम क्या करते हैं, कई बार कविताओं को आगे की क्रम से भी समझ सकते हैं और कई बार हम देखते हैं कि अगर उसी 2 लाइन को हम पीछे की ओर से भी पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ खुल के आती है, उसकी जो व्याख्या है। अब आप इस लाइन को पीछे की ओर से जब पढ़ते हैं तो देखिए, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यहाँ से मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटा है उसको आप जानकर अपने भीतर सुख का अनुभव करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही अपने आप को दोषी मान ले। उनके जीवन में, कवि के जीवन में जो दुख के क्षण आए हैं, जाहिर सी बात है आसपास के परिस्थितियों, समाज से उनको दुख मिला है, उनको धोखा मिला है, ठीक है। उनके जीवन का दुख, जाहिर सी बात है कोई अपने आप को थोड़ी ना दुख पहुंचाना चाहेगा। यदि किसी व्यक्ति को दुख होता है तो वो किसी दूसरे के ज़रिए आता है, कोई दूसरा उसे दुखी कर देता है। तो वो लोग जो उनको आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, जो उनके मित्र हैं, कभी उनको सचेत कर रहे हैं कि ऐसा, मतलब मैं अपने दुखों को तो आपके सामने बता दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये जो मेरे दुख का मज़ा लेते लेते आपको ये बात पता चलने लगे और आप ये समझने लग जाओ कि आपके कारण ही मेरे जीवन में दुख है, ठीक है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कवि, किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं कह रहे हैं। उनके जीवन के जो अभाव है, समाज के लोगों, उनके जीवन के अनुभव, उनके साथ हुए कुछ भी हो सकता है, वो बुरी परिस्थितियाँ, धोखा मिलना या कोई भी बात, तो वो कह रहे हैं कि आपको सुनना है सुन लीजिए, आपको मेरे आत्मकथा से जीवन का रस लेना है, रस लेकर अपने में भरना चाह रहे हैं, मौज लेना चाह रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि मेरे दुखों को सुनते सुनते आपको ये पता चलने लगे कि मुझे जो दुख मिले हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आप सभी वे कारण हैं, ठीक है, ऐसा ना हो जाए। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडम्बना, यह अफसोस है। विडम्बना यानी कि ये बड़ी कठिनाई की बात है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब यहाँ सरलते कौन है? सरलते आत्मकथा जैसी विधा जो है उनको कवि कह रहे हैं कि आत्मकथा लिखने की जो विधा है उसमें जो ईमानदारी बरतनी चाहिए उसके साथ वो मजाक नहीं करना चाहते, ठीक है। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यदि मैं अपने दुखों को ना बताऊं या अपने जीवन की सिर्फ अच्छी या यदि जीवन में कुछ अच्छा ना भी घटा है तो मैं गड़मड़ करके कुछ नई कहानी बना के तुम्हारे लिख दूं, तो ये भी तो इस विधा के साथ अन्याय होगा। ये भी तो ऐसा होगा कि मैं आत्मकथा जैसी विधा की हंसी उड़ा रहा हूँ। तो ये भी वो कवि करना नहीं चाहते। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। इस कविता, इस आत्मकथा शैली में कवि कहना चाह रहे हैं कि हे सरलते, हे आत्मकथा विधा, मैं तुम्हारे भीतर अपनी भूले बताकर या किसी और की प्रवंचना, किसी और की धोखाधड़ी
आदि का बखान करके मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, ये भी तो मैं नहीं चाहता। क्योंकि हमें ये तो सिखाया जाता है भाई कि जो हम कुछ लिखें वो आदर्श वाला होना चाहिए। हम कुछ ऐसा लिखें जिससे दूसरे को सीख मिले, कि दूसरे को प्रेरणा मिले। ऐसा ना हो कि किसी की सच्चाई जानकर मोह भंग हो जाए, लोगों से, समाज से लोगों का मन उठ जाए। ये भी तो है ना। मैंने पढ़ाते वक्त कई बार लिखा है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं क्रिएटिव, वो हमेशा आइडियल फॉर्म में होना चाहिए। तो कुछ भी नेगेटिव चीज़ हम नहीं लिख सकते, ये आइडियल नहीं, ये तरीका सही नहीं है। तो हमेशा ऐसा कुछ लिखा जाए जिससे लोग प्रेरित हो। और कवि के जीवन में प्रेरित करने के लिए चीज़ें कम हैं। उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ ज़्यादा है, दुख का समय ज़्यादा है। वो दुख उनको अपने आसपास के परिवेश से मिले हैं। और वो सारी चीज़ें यदि ईमानदारी से आत्मकथा में लिख देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि उस विधा के साथ अन्याय होगा। उस विधा में उस विधा की हंसी उड़ाने जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि वो तो साहित्यकार भी है ना। ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते वो कि जो नैतिक ना हो, जो किसी को प्रेरणा ना दे। सच सच लिख दे तो सबका मन उठ जाए उस चीज़ों से। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि का एक पक्ष यह भी है कि वो अपनी बुराइयाँ, अपने जीवन की बुराइयाँ, अपने जीवन से जुड़ी बुराइयों को भी नहीं बताना चाहते। तो उनके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है, जो उज्जवल है, जीवंत है, उन गाथाओं को भी वो नहीं सुनाना चाहते। होता है ना, कोई रिजर्व नेचर का होता है, वो नहीं अपनी चीज़ें, अपने प्राइवेट लाइफ की बातें वो कहना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कवि दुख 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 ही नहीं बताना चाह रहे हैं। वो इंट्रोवर्ट जैसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं अपनी दुख के साथ साथ मैं अपने सुख की बातें भी नहीं बताना चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया, मुस्कुरा कर जो भाग गया। यानी कि कवि के जीवन में एक तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनके जीवन में बहुत कम क्षण ऐसे रहे हैं कि जो सुख के क्षण रहे हैं, वो उनको भी नहीं बताना चाहते। और कुछ क्षण ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे उनको लगा है कि अब मेरे जीवन में सुख आ रहा है, और वो ऐसे भाग गया। आते 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 होता है ना कई बार कि हम कुछ काम करने जाते हैं और काम बनते 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 बिगड़ जाता है। तो उनके जीवन में भी एक क्षण ऐसे भी आए हैं जहाँ उनको लगा है कि खुशियाँ आने वाली है, पर एक सपने के जैसे टूट गया हो। उनके आलिंगन में, आलिंगन यानी कि बाहों के घेरे में आते आते ही वो भाग गया हो, उनके हाथ ना आया हो, उनके नसीब में ना आया हो वो सुख का क्षण। तो ये सब कुछ वो नहीं लिखना चाहते। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इस ऊपर की जो हम पंक्तियाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यहाँ से ये अभी तक की जो पंक्ति मैंने पढ़ी अंतिम तक कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुख, ये सब इनके जीवन के अच्छे पल है। वो अच्छे पल अपने अनुभव भी रहे हैं, और वे अनुभव किसी के साथ उपजे हुए अनुभव रहे हैं। अब वो अनुभव कोई भी हो सकती है, उनकी प्रेमिका हो सकती है, उनकी पत्नी हो सकती है, जिसके साथ उन्होंने सुख के क्षण बिताए हैं, और वो उनका बहुत ही निजी क्षण रहा है। उसको भी वो पब्लिक नहीं करना चाहते। वो उसकी चर्चा खुले रूप में नहीं, अपने अब आत्मकथा लिखी जाएगी तो वो तो सबके द्वारा पढ़ी जाएगी। तो उनका मानना है कि जो उनके जीवन के सुख के क्षण हैं वो उनके बहुत ही व्यक्तिगत क्षण हैं, वो उनके अपने क्षण हैं, वो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं। वो अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेयसी या पत्नी के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करते हुए कह रहे होते हैं कि उज्जवल आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके अरुण कपोलों मतलब जो कपोल मतलब गाल, अरुण मतलब लाल, मतलब सूर्य की लाली, जब सूरज उगने को होता है तो एक लालिमा आती है, आकाश का देखेंगे रंग लाल हो जाता है। तो
कवि अपने सुख के क्षणों को जब याद करते हैं तो उनके इमेजिनेशन में ये आता है कि उनकी जो प्रिया रही हैं, जो उनकी प्रेयसी रही हैं, वो जब उनके साथ होती थी तो उनका जो जीवन का जो क्षण था वो बहुत ही सुंदर रहा। वो जीवन का जो पल रहा वो उनके प्रेमिका के जो गाल थे उन उस गालों में जो लाली होती है उसके समान रहा है। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। यानी कि उनकी प्रिया जब उनके साथ होती थी तो उनके गालों की जो लालिमा होती थी उसकी मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और कवि देखिए कितना, हमने पढ़ा था ना छायावादी कविताओं की विशेषता क्या होती है कि सुंदर से सुंदर चीज़ों की बहुत बारीकी के साथ एक तो वर्णन करते हैं और दूसरा लाक्षणिक सीधे सीधे ना करके कह के किसी के माध्यम से उस बात को बताना, ये बड़ी विशेषता रही है छायावादी कविता के सारे कवियों में। तो यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका के गालों की जो लाली है उसकी चर्चा ऐसे कर रहे हैं कि जो उषा होती है, उषा मतलब सुबह का वो पहर जहाँ पे सूर्य निकलने को होता है और आसमान में एक लाली छाई होती है। तो कवि का कहना है कि आसमान की जो वो लाली है वो लाली उन्हें कहाँ से मिली है, उनकी प्रेमिका के गालों की लाली से। माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से कविता मतलब यहाँ पे छायावादी पुट देखने को मिल रहा है हमें। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में उषा अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। पाथेय मतलब क्या होता है? पाथेय मतलब होता है खाना, भोजन। ठीक है, रास्ते में जब हम रास्ते का भोजन, मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे लिखने में खैर, तो उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। पथिक मतलब राही, पंथा मतलब रास्ता। ठीक है, रास्ता ये पेन है, इसका टिप थोड़ा सा तो पथिक राही, पंथा रास्ता, पाथेय खाना। यानी कि राही के रास्ते का खाना कौन बनी है? उसकी स्मृति। अब राही कौन है? कवि है। और रास्ता कौन है? जीवन है। तो जीवन के रास्ते में जो कवि चल रहे हैं, जिए जा रहे हैं, इस रास्ते को काट लेने के लिए उनकी प्रेयसी की जो स्मृतियां हैं या उनके साथ उनके जीवन के जो सुखद क्षण हैं वो उनके लिए उस जीवन भरे रास्ते, जीवन रूपी रास्ते के लिए ऊर्जा का स्रोत है। खाना तो ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी प्रकार ये जो स्मृतियां हैं, उनकी प्रेयसी की स्मृतियां हैं, वो उनके जीवन रूपी रास्ते में ऊर्जा का काम करती है, भोजन का काम करती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या? सीवन मतलब सिलाई। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की? छोटे से जीवन की जैसे बड़ी कथाएं। ओहो, दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ रहा है मेरा, स्पीड कम करना पड़ेगा। खैर, ये दोनों लाइनें जो है ये एक साथ है, तो हम इसको दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्मृतियाँ पाथेय बनी हैं थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? यानी कि मेरी जो प्रेयसी है, मेरे जो जीवन के अच्छे 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 क्षण हैं, वो बाकी के जो जीवन वाला रास्ता है उसमें मुझे चलने के लिए ऊर्जा देती है। तुम मेरे जीवन की जो कंथा यानी कि रजाई है, इसके सिलाई को उधेड़ कर देखकर क्या करोगे, या क्यों तुम उसको उधेड़ कर देखना चाहते हो? ठीक है,
यानी कि कवि जिस जैसे हैं, जिस तरीके से है, वो चाहते हैं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। मुझसे मेरा जीवन परिचय या मेरी आत्मकथा जानकर आप मुझसे क्या करेंगे? मैं जिस हाल में हूँ, मैं नहीं बताना चाहता अपनी चीज़ें, ना मैं अपनी अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ, ना मैं अपनी बुरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसी के लिए वे कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़ के, मेरे जीवन की जो कंथा है, मेरे जीवन रूपी जो रचाई है, उसकी सिलाई को आप उधेड़ कर क्या करोगे? आपको क्या मिल जाएगा? छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। यानी कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत सामान्य सा है। ऐसे छोटे से और सामान्य से जीवन में मैं बड़ी बड़ी कथाएं क्या कहूँ? क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? इससे तो अच्छा है, मतलब क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं? जो और मुझसे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा महान काम किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, ऐसा कभी मानते हैं। तो ऐसा क्या उचित नहीं है कि मैं चुप रहूं और उन लोगों की सुनूं जिन्होंने मुझसे अधिक जीवन में योगदान दिया है, बड़े बड़े कार्य किए हैं, जो मुझसे अधिक महान है, मैं उनको ना सुन लूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और वो कवि कह रहे हैं इन दो अंतिम के पंक्तियों में, वो कह रहे हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब मेरी आत्मकथा में बहुत विशेष कुछ नहीं है, भोली भाली सी छोटी सी कथा है, क्या करोगे सुनकर? एक तो अभी समय भी नहीं है, ठीक है, वो अपनी जीवन की व्यस्तताएं में इतने व्यस्त है कि वो कह रहे हैं कि अभी वो समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। या फिर इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने जीवन में कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से उनको आत्मकथा लिखनी पड़े। तो अभी तक तो वो समय भी नहीं आया कि आत्मकथा लिखने की ज़रूरत पड़े। और इसके अलावा भी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि जो मेरी जीवन की तकलीफ़ें हैं वो जूझते जूझते थक गई है और सोई हुई है। वो व्यथा जो मौन है, मेरी जो तकलीफ़ें हैं चुपचाप थक कर सोई पड़ी है, उसको उठाकर मैं क्यों उसको और परेशान करूँ? अपने जीवन के दुखों को बरता कर, अपने जीवन के उन सारे दुखों को क्यों याद करके इस चीज़ को और रिपीट करूँ? तो रहने दो, वो मेरी जो दुख की तकलीफ़ें हैं, जो व्यथा है, वो थक कर चुपचाप सोई हुई है, उसे उठाओ मत, उसे जगाओ मत, ठीक है? तो कुल मिलाकर इस कविता का यही रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही हो तो मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, अच्छी से तैयारी कीजिए और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पाठ में कवि का परिचय, कहानीकार का परिचय यदि दे रहा है, मतलब दिया जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ठीक है? तो ये आपके नंबर को बढ़ाएंगे ही, तय है कि बढ़ाएंगे। इसलिए खूब सारा पढ़ाई कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आगे कोई और चैप्टर जहाँ पे कोई समस्या होगी, मैं हूँ ही, बता दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब बड़े हो जाइए। बाय बाय।